साइटोप्लाज्म में लिखिएगा द साइटोप्लाज्म इज द fluid FLUID fluid. The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. Fluid content inside the cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आप सेल मेम्ब्रेन कह दीजिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही बात है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर सारा जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ फ्लूइड ही फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो वो जो फ्लूइड होता है उस पूरे के पूरे फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. Full stop. It also contains many specialized organelles. It also contains many specialized. It also contains many specialized cell organelles. It also contains many specialized cell organelles. Organelles का मतलब ये होता है सेल के अंदर ही जो छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं उन्हीं को हम बोल देते हैं। ये सेल के अंदर के जो छोटे-छोटे पार्ट्स हैं उन्हीं को हम सेल ऑर्गेनेलीज बोल देते हैं। तो इट आल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज। और ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं इनका सबका अलग-अलग फंक्शन होता है। अलग-अलग फंक्शन है होता है जो ये परफॉर्म करते हैं। इट आल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज which performs a specific function for the cell. Which performs a specific function which performs a specific function for the cell. ये तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमने कहा साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है कि अगर जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एक फ्लूइड भरा हुआ होता है उस फ्लूइड को हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं। उन छोटे-छोटे पार्ट्स को हम बोल देते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है? और वो जो सेल ऑर्गेनेली होती है हर एक सेल ऑर्गेनेली का अलग-अलग फंक्शन होता है। सेल में सब अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक? नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे साइटोप्लाज्म में आप। अगला पॉइंट ये है, इसमें सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में एक्सप्लेन करना है। सेल ऑर्गेनेलीज आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। सेल ऑर्गेनेलीज आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। सेल ऑर्गेनेलीज जो है हर एक जो छोटे-छोटे सेल ऑर्गेनेली होते हैं सबके चारों तरफ कोई ना कोई बाउंड्री जरूर होती है। तो वो जो बाउंड्री होती है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसी को हम मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि जब हमने ये बोला कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी तरीके का मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल होते ही वो है जिनमें हम ये कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन नहीं होता उन्हीं को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोल देते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन ही तो नहीं होता, न्यूक्लियस तो होता है। और न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो लिक्विड भरा हुआ है उस लिक्विड को हम क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज भी होती है। तो ऑर्गेनेलीज के बारे में जो ये लिखा गया है सेल ऑर्गेनेलीज आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं उन्हीं को हम सेल ऑर्गेनेलीज बोल देते हैं। और हर एक सेल ऑर्गेनेली के बाहर मेम्ब्रेन होता है मतलब बाहर कवरिंग होती है। तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल में भी वो मेम्ब्रेन्स होते हैं? होते हैं या नहीं होते? ये बताना है हमको। हमने ये कहा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। ठीक? तो क्या उनके अंदर
जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, क्या हर एक ऑर्गेनेली के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन होता है या नहीं होता? नोट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, बताइए। अगर किसी भी सेल की सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो उसका साइटोप्लाज्म फ्लो हो जाता है। सर प्रोकैरियोट्स में भी ऐसा होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लो कर जाएगा, वो रुकेगा नहीं। लेकिन क्या है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बॉडी के अंदर चलता रहता है, चाहे वो प्लांट बॉडी हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो। उसमें हम ये कहते हैं कि लगातार हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में 70% ये कहा जाता है कि 70% वाटर है। ठीक है, तो अब क्या है कि एक प्रोसेस थ्रू आउट द डे चलता रहता है। क्या? अगर आप बैठकर पानी पिएंगे, आप पानी पिएंगे तो स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग होगी तो थोड़ा बहुत वाटर तो मतलब वो स्वेट के रास्ते बाहर निकल जाएगा हमारी स्किन में से। फिर जो एक्सेस वाटर होता है, वो एक्सेसिव वाटर हमको यूरिन जाना पड़ता है। यूरिन जाते हैं तो वो पानी वहां पर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। लेकिन उसके बावजूद बॉडी फिर डिमांड करती है पानी की। तो जब बॉडी फिर डिमांड करती है पानी की, तो हम फिर पानी पीते हैं। तो वो जो पानी है, वो पानी ही हमारे सेल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे सेल्स अलाइव उसी की वजह से रहते हैं। बॉडी में जाकर पानी अलग अलग कंपोनेंट्स में मिक्स होने के बाद फिर जब वो सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ, मतलब जो फ्लूइड वाला जो पोर्शन है, मैं ये नहीं कहता कि वो पूरा का पूरा फ्लूइड पानी ही होता है। लेकिन क्या है कि बॉडी में हमारे 3 तरीके के फ्लूइड होते हैं। एक होता है वाटर, एक होता है ब्लड, और तीसरा होता है लिम्फ। लिम्फ आप जानते होंगे, कभी अगर बचपन में जैसे चोट लगी होगी, तो जब चोट लगती है, चोट लगने के बाद आपने ये नोटिस करा होगा कि इंस्टेंटली तो रेड कलर का ब्लड निकलता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कभी आपने नोटिस करा हो कि जब चोट आपकी हील होने लगती है और उस हीलिंग चोट पर कभी दोबारा से चोट लग जाती है, या कभी पानी लग जाता है, या डस्ट वगैरह कुछ लग जाती है, तो उसमें हल्का हल्का येलो कलर का पस आपने देखा होगा। ये हल्का सा पस पड़ जाता है, तो उस पस को, चोट के साइड वाला जो एरिया है, उसमें आप दबाकर उस पस को बाहर निकाल देते हैं। ठीक, और फिर से ड्रेसिंग कर देते हैं, तो 1-2 दिन में आपकी चोट ठीक हो जाती है। अब वो जो पस होता है, उसी को हम बोलते हैं लिम्फ। तो जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में लिक्विड पाया जाता है बॉडी में, दैट इज वाटर, सेकंड ब्लड, एंड थर्ड इज लिम्फ। इन तीनों के कॉम्पोजिशन से ही जो लिक्विड तैयार होता है, वो लिक्विड ही हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उसमें साइटोप्लाज्म रुकेगा ही नहीं, फ्लो कर जाएगा। लेकिन जब वो फ्लो करेगा, तो फिर बाहर से जब उसको न्यूट्रिएंट मिलेंगे, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो कोई फ्रूट हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो उसमें थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट जरूर होता है। तो वो वाटर कंटेंट साइटोप्लाज्म के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अब इसी तरीके से हमने कहा, साइटोप्लाज्म के अंदर पर जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको हम बोल देते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है। हमारी जो पूरी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर देखिए हार्ट है, लिवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है। तो ये बहुत छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, इनको हम बोल देते हैं ऑर्गन्स। तो पूरे बॉडी के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनको हमने ऑर्गन्स बोल दिया। सिमिलरली जो बहुत छोटा सा सेल होता है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस चारों तरफ से साइटोप्लाज्म नाम के लिक्विड से घिरा हुआ है। उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको सेल ऑर्गेनेलीज बोल दिया जाता है। मतलब है वो भी ऑर्गन की तरह, पर ऑर्गन का बहुत छोटा पार्ट है, इस वजह से उनको सेल ऑर्गेनेलीज बोल दिया जाता है। और हर एक सेल ऑर्गेनेली जो है, उसके चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन मतलब एक्सटर्नल कवरिंग वो होती है। तो मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल, जिस सेल में ही एक्सटर्नल मेम्ब्रेन नहीं होता, तो उसका जो साइटोप्लाज्म है, क्या उसके साइटोप्लाज्म में जो अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हैं, क्या उनके बाहर मेम्ब्रेन होगा या नहीं होगा? वो नोट करिए। आप लिखेंगे इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोल दो, या सिंपली प्रोकैरियोट्स बोल दो, एक ही बात है। In prokaryotes, comma, besides the absence of a defined nuclear region, besides besides the absence of a defined nuclear region, besides the absence of a defined nuclear region,
comma the in prokaryotes, besides the absence of a defined nuclear region, comma the membrane bound cell organelles are also absent. The membrane bound cell organelles are also absent. मतलब देखिए सेल ऑर्गेनेलीज तो होंगे लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे, मतलब उनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो जब उनमें खुद में जब हम इनकी बात करते हैं किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जब बाहर खुद में सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, तो उसी तरीके से उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है जी। फिर जब मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ तो फिर यूकैरियोट्स कैसे पीछे रह जाएंगे? तो यूकैरियोट्स का नोट करें यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड, on the other hand, the eukaryotes have nuclear membrane. On the other hand, the eukaryotes have on the other hand, the eukaryotes have nuclear membrane as well as membrane enclosed organelles as well as membrane bound बोल दो या membrane enclosed बोल दो, एक ही बात है। as well as membrane enclosed organelles. as well as membrane enclosed organelles, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने कहा इसका एक एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल जो है वो नोट करें। वायरसेस लिखेंगे, वायरसेस कि किसी भी सेल में या किसी भी सेल ऑर्गेनेली में, किसी भी सेल में या किसी भी सेल ऑर्गेनेली में जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन यानी कि जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये वायरसेस का एग्जांपल लेकर हम समझ सकते हैं। तो नोट करिएगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स, द इंपॉर्टेंस the importance of membranes the importance of membranes can be best the importance of membranes can be best understood the importance of membranes can be best understood by talking about viruses. The importance of membranes can be best understood by talking about viruses. हम मेम्ब्रेन्स की इंपॉर्टेंस को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अगर हम वायरसेस का एग्जांपल लें। और ये चीज आपको और भी समझ में आएगी क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में आप काफी सारी चीजें अभी सुन ही रहे होंगे, न्यूज में भी देख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे। तो वो चीज भी अभी इससे कुछ रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कोरोना भी कोई बैक्टीरिया नहीं है, वायरस है। ठीक है, तो नोट करें इसमें, वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन्स, viruses lack any viruses lack any membranes
viruses lack any membranes and hence do not show characteristics of life, and hence do not show characteristic of life. Viruses lack any membranes and hence do not show characteristic of life. And hence do not show characteristic of life until they enter a living body, until they enter a living body, until they enter a living body and use its cell machinery to multiply, and use its cell machinery to multiply. तो वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन्स, जब उसका कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि कई बार दिमाग में ये आता है, कई बार दिमाग में ये आता है, और आप ये देख लीजिए कि मेरे भी मन में, मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे भी मन में कई बार ये आता है कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ एक्सपेरिमेंट करके तो देखी नहीं है, तो हम किताबों की बातों पर यकीन क्यों करें? या हमें जो हमारे टीचर ने पढ़ाया है, हम उस बातों पर यकीन क्यों करें? हम तो प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखना चाहते हैं। तो ये कि भाई सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के आजू-बाजू सब जो लिक्विड है वो साइटोप्लाज्म होता है। उसके अंदर छोटे-छोटे जो पार्ट्स हैं उनको हम सेल ऑर्गेनेलिस बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें किताबों में हम अब तक पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने ये देखा कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर बहुत जो छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनेलिस बोल देते हैं। अब अगर मान लीजिए 2 तरीके के सेल हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और एक यूकैरियोटिक सेल है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में हम ये बोलते हैं कि उसके बाहर कोई सेल मेम्ब्रेन ही नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन नहीं होता तो प्रोकैरियोटिक सेल की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। ठीक है? अच्छा, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि भई यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल की भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। लेकिन ये कहा जाता है कि जो शुरुआत से पढ़ा जा रहा है, रॉबर्ट हुक ने भी ये डिस्कवर करा था कि जो सेल होता है, सेल इतना छोटा होता है कि हम उसको खुली आँखों से देख नहीं सकते। हम मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है? अब हमने ये कहा ये वायरसेस जो हैं, ये भी सेल्स का ही एग्जाम्पल है। तो ये इस तरीके के सेल होते हैं जिनको जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, यानी कि इनका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। तो आप लोगों ने देखा होगा न जाने कितने छोटे-छोटे जो है एनिमेटेड 1-1, 2-2 मिनट के कार्टून्स लोगों ने बनाए हैं, सिर्फ समझाने के लिए। सिर्फ समझाने के लिए आपने देखा होगा कि इस तरीके की शेप बना देते हैं, ऐसी ऐसी शेप होती है इसकी। ऐसी शेप बना देते हैं और इसमें जो है वो बड़ा खतरनाक सा एक उसका चेहरा बना देते हैं, गुस्से वाला चेहरा बना देते हैं कोरोना वायरस का। तो बड़ी अजीब सी उसकी शेप बनाते हैं, वो रेड कलर का, ताकि देखने में डरावना लगे लोगों को। तो दैट इज ओनली एनिमेशन। कोई वायरस जो है वो इतना छोटा होता है कि तभी आजकल डबल मास्क के लिए बोला जा रहा है कि जो कपड़ा भी है, कपड़े के अंदर भी जो छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, वो उन पोर्स के थ्रू भी एंटर कर सकता है। तो इसीलिए डबल मास्क लगाने की बात इसी वजह से करी जा रही है। तो ये वायरस का जो आपने अभी तक भी न्यूज़ चैनल्स में और इधर-उधर भी आपने सुना भी होगा, डॉक्टर्स ये भी सुना होगा काफ़ी, तो उसमें ये बताते हैं कि वायरस जो है वो डेड वायरस होता है। अब एक बड़ा ड्राइव चल रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है कंट्री में, तो उस वैक्सीनेशन ड्राइव में भी आपने ये सुना होगा कि 2 तरीके की वैक्सीन मिल रही है। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने सबने लगवाया भी हो वैक्सीन। तो 2 तरीके की वैक्सीन है, एक कोवैक्सीन है और एक है कोविशील्ड। तो इसमें भी क्या करा जा रहा है, ये जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड का तो एग्ज़ाम्पल दूसरा हो गया। कोविशील्ड के बारे में भी आपको बताएँगे अभी, ये आप लोग भी पढ़ चुके होंगे। लेकिन जो कोवैक्सीन में वही है, जैसे बच्चा छोटा होता है, तो छोटे बच्चे को जो वैक्सीनेशन करा जाता है पोलियो का। तो पोलियो का वैक्सीनेशन 2 तरीके से करा जाता है कि एक तो इंजेक्शन लगाकर,
और एक होता है माउथ के थ्रू ड्रॉप्स पिलाकर, पोलियो ड्रॉप्स आपने सुना होगा। तो उसमें क्या करा जाता है कि पोलियो का वायरस ही बॉडी के अंदर डाला जाता है ताकि बॉडी जो है, बॉडी में इम्यून सिस्टम आपका डेवलप हो जाए और वो उस वायरस से लड़ने की उसके अंदर अपने आप ही ताकत पैदा हो जाए। तो वो जो वायरस डाला जाता है, वो वायरस जब भी कोई बॉडी में डाला जाता है तो वायरस डेड ही होता है। और सेम काम कोवैक्सीन में हो रहा है, कोवैक्सीन में भी यही है और आप ये नेट पर देख सकते हैं हर जगह। मैंने भी नेट से ही पढ़ा है तो बता रहा हूँ आपको कि कोवैक्सीन में भी क्या है कि एक जो कोरोना वायरस है तो उसका जो डेड कोरोना वायरस वायरस होता ही डेड है। बॉडी के बाहर वायरस डेड होता है। वो अपने आप से उड़कर नहीं आएगा। इसीलिए आपसे बार-बार जो हाथ धोने के लिए बोला जा रहा है, वो इसलिए बोला जा रहा है कि कहीं पर स्टील की सरफेस पर, मेटल की सरफेस पर, वुडन सरफेस पर, जितनी भी आस-पास हमारे सरफेसेस हैं या वॉल पर, इन सब पर हम में से कइयों को आदत होती है बाजू में दीवार है, दीवार पर हाथ लगाकर खड़े हुए हैं। तो इसीलिए लोग बार-बार हाथों को धो रहे हैं कि गलती से हमने कोई सरफेस छू लिया हो और हमें आदत होती है, हम खड़े हुए हैं, थोड़ा अपना नाक हमने ऐसे छेड़ा, किसी बच्चे को आदत होती है नाखून खाने की आदत होती है बच्चों को, बड़े लोगों को भी होती है। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि अपनी नाक को और अपने मुँह को बार-बार ना छुएँ। तो कोई भी वायरस अगर हवा में है तो वो नाक के थ्रू हवा से ही अंदर ना चला जाए इसलिए मास्क लगाने के लिए बोला जा रहा है। तो यही 2-3 चीज़ें हैं जो इससे बचने की हैं, कि वायरस क्योंकि चारों तरफ घूम रहा है और लेकिन घूम कैसे रहा है कि अगर कहीं से उड़ के आया, किसी आदमी ने छींका या खाँसा और वो इन्फेक्टेड है और वहाँ से वायरस हवा में है, तो वो जितनी देर तक हवा में घूम रहा है, उसके टच में अगर कोई भी आदमी आ गया, तो वो उसको इन्हेल कर देगा, उसकी बॉडी में भी वायरस चला जाएगा। और फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए आगे कि वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन्स उनकी कोई शेप नहीं होती क्योंकि उनके बाहर कोई एक्सटर्नल कवरिंग नहीं होती एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ कोई उनके अंदर लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मतलब वायरस कोई आपको ऐसे इंसान की तरह चलता हुआ नजर नहीं आएगा जो वो कार्टून सीरीज में दिखा रहे हैं वो तो वैसे ही दिखा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए ठीक है until they enter a living body and use its cells machinery to multiply का मतलब जान रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अगर वो एंटर कर गया तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई मतलब उन सेल्स को यूज करके वो वायरस अपना संख्या लगातार बढ़ा लेगा इसीलिए ये कहा जाता है कि इनिशियल स्टेज में अगर डिटेक्ट हो गया तो इनिशियल स्टेज में डिटेक्ट हो गया तो बहुत आसानी से आदमी रिकवर कर जाता है क्योंकि आपको पता चल गया तो फिर आप वो चीजें या वो दवाइयां खाएंगे जिससे वायरस को न्यूट्रिशन ना मिले वायरस मरेगा तब भी नहीं बॉडी के अंदर जाकर तो वो जिंदा हो गया ठीक बॉडी के बाहर निकल के वो मर जाएगा तो बस इतनी कोशिश करी जाती है कि वायरस जो है वो वायरस वो न्यूट्रिशन ना मिले तो क्या होगा वायरस ही पैरालाइज्ड हो जाएगा बॉडी के अंदर और पैरालाइज्ड होने के बाद वो अनवांटेड सब्सटेंस की तरह बॉडी में ट्रीट होगा और फिर वो या तो स्टूल के रास्ते या यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा ठीक है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वायरस का कि वायरस बॉडी के बाहर डेड रहता है और बॉडी के अंदर जाकर वो अलाइव हो जाता है अलाइव क्यों हो जाता है क्योंकि उसको सेल मिल जाते हैं सेल्स की सबकी एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है तो उसको बाउंड्री मिल जाती है कि अब मुझे इसी बाउंड्री के अंदर रहना है और इस बॉडी के अंदर जो मैं आया हूँ मुझे इस बॉडी के अंदर ही सर्वाइवल अपना करना है तो जब उसको कोई सर्वाइवल के लिए वो बाहर घूम रहा है उसका मेम्ब्रेन नहीं है तो साइटोप्लाज्म फ्लो करके बाहर निकल गया तो उसको जो लिक्विड चाहिए था अपने सेल ऑर्गेनेलीज को जिंदा रखने के लिए वो उसको मिला नहीं और गलती से वो किसी बॉडी के अंदर चला गया तो उसको वो सारी चीजें मिल गई समझ गए मेरी बात सभी को क्लियर है यस सर। यस ठीक है सर। अब दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है ये शायद आप लोगों ने देखा ना हो यूट्यूब पर या गूगल वगैरह पर ना देखा हो वो भी बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज एनिमल्स में ये क्यों नहीं हो रहा है कुछ एक एनिमल्स में भी हुआ है जो ऑलरेडी बहुत वीक है जिनके इम्यून सिस्टम वीक है मरने वाला है कोई शेर है या कोई कुत्ता है जो मरने वाला है तो उसको कोरोना वायरस हो गया लेकिन उन पर कोई रिसर्च थोड़ी कर रहा है उन पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा है तो कुल मिलाकर ये है कि जो एक ब्रॉड सेंस में जो रिसर्च देखा गया उसमें ये पाया गया कि मुश्किल से मुश्किल बहुत 0.1 या 0.2% एनिमल्स में हुआ है कोरोना लेकिन नहीं हुआ उनमें नहीं हुआ है उसका रीजन क्या है कि एनिमल्स का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है अच्छा बायोलॉजी आप जब से भी पढ़ते आ रहे हैं 5th क्लास से 6th क्लास से या 7th क्लास से या आपने अगर फिल्म भी देखी हो राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स तो वहां से भी आपने ये चीज देखी होगी कि जो हम हैं ह्यूमन बीइंग्स तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे हमारे एंसेस्टर्स सारे के सारे बंदर थे चिंपांजी हुए सबसे पहले एप्स बोल दिया गया एप्स के बाद में गोरिल्ला बोल दिया गया फिर कहा कि गोरिल्ला थोड़ा और समझदार हुआ उसकी स्पाइन स्ट्रेट होती चली गई है ना तो वो जैसे समझदार होता चला गया इट गॉट कन्वर्टेड इनटू चिंपैंजी और बहुत सारी एक्टिविटीज
मंकी की और ह्यूमन बीइंग्स की आज भी बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो रिजेंबल करती हैं। तो जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड जो बना, जो ये वैक्सीनेशन है लोग ले भी रहे हैं, उसमें क्या है कि उसके अंदर चिंपैंजी की बॉडी में से इम्यून्स, वो वाले इम्यून सेल्स मतलब जो किसी भी बीमारी से लड़ते हैं, तो वो वाले इम्यून सेल्स निकाल कर बॉडी के अंदर इंजेक्ट करे जा रहे हैं हम लोगों की बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि वी रिजेंबल विद दीज चिंपैंजीज, हमारे एंसेस्टर्स शायद यही थे, है ना? और शायद क्या, इसके भी वैलिड प्रूफ्स हैं। तो वहाँ पर क्या है कि क्योंकि एनिमल्स की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वो सर्दी, गर्मी, बरसात, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि गर्मी से बचने के लिए वो कूलर चला लें या सर्दी से बचने के लिए वो कंबल ओढ़ लेंगे, तो उनके पास वो ऑप्शंस नहीं है। तो वो हर तरीके के मौसम को, हर तरीके के एनवायरनमेंट को झेलते हैं, तो इसलिए उनका इम्यून सिस्टम ऑब्वियस सी बात है हम लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक? अब उनकी बॉडी में से वो इम्यून सिस्टम वाले सेल्स निकाले जा रहे हैं और वो निकाल कर उससे कोविशील्ड जो ये वैक्सीन है, ये तैयार करी जा रही है। ठीक है? तो मतलब ये जो चीज़ है, ये चीज़ किस किस चीज़ से पता चला? इस सब चीज़ों का, इन सारी चीज़ों का पता कैसे चला? क्योंकि हम ये जानते हैं बायोलॉजिकली हमारे सेल्स और चिंपांजी के सेल्स वो मिलते हुए हैं। तो जब सभी लोग जब वैक्सीनेट हो जाएँगे, तो सब लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ताकि कोरोना वायरस तो रहेगा। कोरोना वायरस एंटर कर जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम ही उसको फाइट करके डिसेबल कर दे, खत्म कर दे। समझ गए मेरी बात? सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस की बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि उनके बॉडी के बाहर, उनकी बॉडी के बाहर मतलब उनके जो सेल्स हैं, सेल्स के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, कोई एक्सटर्नल कवरिंग नहीं होती। जब एक्सटर्नल कवरिंग नहीं है तो साइटोप्लाज्म बचेगा नहीं, साइटोप्लाज्म बचेगा नहीं तो वो सेल सारे के सारे डेड हो जाएंगे, मरे रहेंगे। लेकिन गलती से भी किसी भी तरीके से वो अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर चले गए या किसी ऐसे एनिमल की बॉडी के अंदर चले गए जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, उस वायरस से लड़ने के लिए उसके अंदर ताकत नहीं है, तो वो उसको अफेक्ट करके उसको मार तक सकते हैं। वायरस अंदर इतने ज़्यादा बढ़ जाएँगे कि वो मार भी सकते हैं इंसान को। तो इस वजह से वायरसेस जो हैं, दे आर डेंजरस, दे आर डेंजरस व्हेन दे गो इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी। लेकिन अगर वो बाहर है तो कोई डेंजरस नहीं। सभी को क्लियर? चलें आगे? यस यस सर। सर। चलिए जी। उसके बाद फिर हम डिटेल में देखेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ भरा हुआ लिक्विड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और वो जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं क्या-क्या और कितने टाइप के हैं, अब ये स्टडी करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज इसमें नोट करेंगे सम इम्पोर्टेंट examples of cell organelles some important examples of cell organelles are are first है endoplasmic reticulum, RETICULUM, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको बेटा शॉर्ट में ER भी बोल देते हैं, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको शॉर्ट में हम ER भी बोल देते हैं। तो जो मैं लिखवा रहा हूँ हमको बस यही स्टडी करना है, हमारे सिलेबस में यही है। वैसे जो सेल ऑर्गेनेलीज है, सेल ऑर्गेनेलीज न जाने कितने सारी टाइप के हैं, बहुत टाइप्स के हैं, लेकिन हम मैं जो लिखवा रहा हूँ वही आपको नोट कर रहे हैं और वही हमें पढ़ना है।
So some important examples of cell organelles are endoplasmic reticulum. सेकंड लिखेंगे गोल्गी apparatus. बेटा 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ बस. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला सेल ऑर्गेनेल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दूसरा नोट करेंगे गोल्गी apparatus. गोल्गी apparatus. तीसरा है लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स. चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया. लाइसोसोम्स, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा प्लास्टिड्स. और छठा वैक्यूल्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, तीसरा लाइसोसोम्स, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा प्लास्टिड्स और छठा वैक्यूल्स. तो ये 6 अलग-अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं. अब इसके बाद आप इसमें सबसे पहला जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले इसी को स्टडी करेंगे. मैं इस तरफ में डालूं, यहाँ पर लिख रहा हूँ, हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ब्रैकेट में लिखिएगा ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER. लिखेंगे पहला पॉइंट, इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स. It is a large network of membrane bound tubes and sheets. It is a large network of membrane bound tubes and sheets which looks like long tubules which looks like long tubules which looks like long tubules or round or oblong bags or round or it is a large network of membrane bound tubes and sheets which looks like long tubules or round or oblong bags
ब्रैकेट में लिखिएगा वेसिकल्स, ठीक है। तो ये एक बड़ा नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दिखता कैसा है, सबसे पहले तो यही देखना है कि ये दिखता किस तरीके का है। इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का मतलब क्या है कि जैसे कि छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, तो ट्यूब्स के बाहर एक एक्सटर्नल कवरिंग होगी। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब ये है कि उन ट्यूब्स के बाहर कोई एक एक्सटर्नल कवरिंग जरूर होगी, ठीक है। इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। फिर छोटी छोटी शीट्स होंगी, उन शीट्स के बाहर भी एक्सटर्नल कवरिंग जरूर होंगी, ठीक है। इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ट्यूब्स जिनके बाहर मेम्ब्रेन होगा, शीट्स जिनके बाहर मेम्ब्रेन होगा, which looks like long tubules। तो जब उनके पूरे नेटवर्क को देखा जाता है, मतलब छोटे छोटे ट्यूब्स या छोटी छोटी शीट्स, जब उनके पूरे नेटवर्क को, यानी कि पूरा एक जगह जब बहुत सारी ट्यूब्स जुड़ जाती हैं, तो वो बड़े लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स के जैसे लगने लगते हैं। ट्यूब्यूल्स का मतलब ये होता है कि लंबी ट्यूब को हम ट्यूब्यूल बोल देते हैं, ठीक है। तो जब छोटी छोटी ट्यूब्स, छोटी छोटी शीट्स जब जुड़ जाती हैं, तो वो दिखने में ऐसी लगती है जैसे बहुत लंबी लंबी ट्यूब्स हो, समझ गए। और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, मतलब दूसरी तरीके की शेप उसकी राउंड शेप के भी होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो ऑब्लॉन्ग बैग्स मतलब फैले हुए बैग्स। बैग्स को वेसिकल बोल देते हैं। जैसे कि बैग्स हो फैले हुए, इस तरीके का भी लगता है जैसे कि कोई फैला हो। मेरी बात सबको समझ में आ गई, क्लियर है? उनका स्ट्रक्चर कैसा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये उनका स्ट्रक्चर था। उसके बाद में जो इसका जो मेम्ब्रेन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है, जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या है, लिखेंगे द ईआर मेम्ब्रेन। The ER membrane is similar in structure. The ER membrane is similar in structure. The ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. तो जो ER मेम्ब्रेन यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर जो कवरिंग होती है, तो वो जो उसका जो मेम्ब्रेन होता है, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन हो, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा वो दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, फिर है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके का होता है। There are two types of ER, जिसमें A part rough endoplasmic reticulum और B है smooth endoplasmic rough endoplasmic reticulum और smooth endoplasmic reticulum। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर नोट करेंगे आप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके के होते हैं, एक RER और एक होता है SER। तो इसमें देखें
RER, सबसे पहले RER की बात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे RER looks rough under a microscope. RER looks rough under RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes. Because it has particles called RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. Attached to its surface. RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. Full stop. The ribosomes which are present in all active cells the ribosomes which are present in all active cells the ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture. Are the sites of protein manufacture. Are the sites of protein manufacture. The manufactured proteins are then sent to various places the manufactured proteins are then sent to various places in the cell various places are then sent to various places in the cell depending on need using ER. Depending on need using ER. Depending on need using ER. ठीक है RER looks rough under microscope. हम ये कहते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक होता है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो RER को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो काफी गंदा सा दिखाई देता है, रफ दिखाई देता है, इसीलिए उसका नाम RER है. ठीक. Because it has particles called ribosomes attached to its surface. तो उसकी सरफेस पर बहुत सारे पार्टिकल्स जिनको राइबोसोम्स बोलते हैं वो उसकी सरफेस पर चिपके रहते हैं. तो इस वजह से उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ ना दिखाई देकर रफ दिखाई देती है. अब ये राइबोसोम्स क्या करते हैं? तो राइबोसोम्स जो है वो ऐसी जगह होती है जहां पर पूरी बॉडी के लिए प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है. तो राइबोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर. और ये जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग होती है जो भी हम खाना खा रहे हैं उस खाने से प्रोटीन को जो डिराइव करा जाता है तो वो जो प्रोटीन है
The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on need using ER. फिर पूरी बॉडी में जहां-जहां पर प्रोटीन की जरूरत होती है वहां-वहां पर प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है यूजिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए बेटा फिर आगे का कल करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, ओके सर। चलिए ओके। Thank you, थैंक sir. यू sir. सर। गुड Okay. इवनिंग Good सर। evening, sir.